So, meeting after a very long time class. So, till now we completed two parts of this chapter, in which first part we studied about how complex proteins are formed, and in the next part we studied about evolution. And all the all know we can say this half means three evidences of evolution. In this lecture we will study about remaining three evidences of evolution. With this we will study two theories. तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. आपने वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़ लिया था. ओके, अब हम बात करेंगे पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस की. किसकी बात करेंगे क्लास? पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस की. अच्छा क्लास, मैं बात करूं अगर पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस की क्लास, तो पैलिएंटोलॉजी क्या होता है उधर लिख लो. पैलिएंटोलॉजी इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स. क्या बच्चों? पैलिएंटोलॉजी इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स. अब यहाँ यही बताया है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेट बरीड ड्यू टू डिजास्टर लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, volcano, etc. Remnants and impressions of such organism remain preserved underground. These are called as fossils. Study of called as fossils, and study of fossil is an important aspect of study of evolution. तो यहाँ इसको अंडरलाइन करो. फॉसिल के डेफिनेशन को बहुत काम आता है. मतलब यहाँ ये बताया है कि जब भी कोई ऐसे, आप बोल सकते हो, जब भी कोई ऐसा आतंक होता है, आतंक या भी बोल सकते हो, जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है प्रकृति में कि तूफान आ जाता है, तो कई लोगों की जान चली जाती है. और जान चली जाने की वजह से वो लोग जमीन में दब के रह जाते हैं. अब वो जमीन पे दब के रह गए, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, समझ. जैसे कि आज अगर कोई चीज हो रहा है और सारे इंसान समझ लो खत्म होते हैं, तो सारे इंसान जमीन के नीचे दब जाएंगे. अब अगर 3-4 हजार साल बाद इसी धरती पर, अगर हम तो खत्म हो गए, लेकिन 3-4 हजार साल बाद इसी धरती पे कोई इंसान रहने आया, उसने खोदा, तो उन्हें हमारी हड्डी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? पहले बोलो आप, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और जब वो हमारी हड्डी का स्ट्रक्चर और उनके हड्डी का स्ट्रक्चर मैच करेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि हम कैसे थे और वो कैसे थे. तो समझ सकते हो, तो उनको पता चलेगा हम पहले ऐसे थे अब ऐसे बन गए, उनको यही लगेगा ना. और इसी को कहते हैं हम इवोल्यूशन, जो चेंज हुआ. तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं पैलिएंटोलॉजी से कि इवोल्यूशन हुआ कैसे. दिस इज कॉल्ड ए स्टडी ऑफ फॉसिल. तो यहाँ आपको एक और मेथड के बारे में बताया है. कौन से मेथड क्लास? का मेथड है कार्बन डेटिंग मेथड. अब कार्बन डेटिंग मेथड क्या होता है यहाँ भी लिखा है, मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि आप जानते हो, आप मेरी आवाज अगर आप सुनोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, बाद में आप रीडिंग कर लेना. अब आप अब समझो कार्बन डेटिंग मेथड क्या होता है, जरा ध्यान दो क्लास. हमारे बॉडी में दो कार्बन के पाए जाते हैं, एक C14 और एक C12. दोनों कार्बन है लेकिन दोनों के आइसोटोप्स हैं. अब इसमें से जो C14 होता है ना क्लास, C14, जो C14 होता है वो रेडियो एक्टिव रहता है, मतलब वो चेंज होता रहता है. और C12 जो होता है वो नॉन रेडियो एक्टिव रहता है, तो वो एक टाइम पे रहता है. तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो ये दोनों का डिफरेंस का रेशियो निकालते हैं, मतलब कि कितना C14 कम है C12 से. या फिर आप देख सकते हो क्या इनका चेंजेस है. वो जो चेंज है उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि ये जो फॉसिल है, फॉसिल मतलब ये जो हड्डी पाई गई या फिर जो भी चीज पाया गया है, ये कितना साल पुराना है. क्योंकि एक समझ लो होता है कि अगर 1 ग्राम C14 गायब हुआ है या खत्म हुआ है तो उसको 10 साल लगे. तो ऐसे उन लोग कैलकुलेशन करते हैं, वो उनका कॉन्सेप्ट है. आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो. C12 नॉन रेडियो एक्टिव रहता है, C14 रेडियो एक्टिव होता है, C14 चेंज होता रहता है, C12 सेम का सेम ही रहता है. तो C14 कितना डीकंपोज हुआ या कितना गायब हुआ या कितना दोनों में चेंज हुआ, उससे कैलकुलेट किया जाता है कि ये फॉसिल या ये चीज कितने साल पुराना है. समझो आप लोग को पक्का? वही चीज यहाँ दिया है कि कार्बन कंजम्पशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्टॉप्स आफ्टर डेथ, एंड सिंस देन ओनली द डिकोइंग प्रोसेस ऑफ C14 ऑकर्स कंटिन्यूअसली. वही मैंने आपको बताया, मरने के बाद इंसान जब मर जाएगा उसके बाद सारे प्रोसेस के रुक जाएंगे. लेकिन अब मैंने आपको बताया दो कार्बन होते हैं C14 C12, जिसमें C14 का डीकम्पोजिशन का प्रोसेस चालू रहता है, क्योंकि वो क्या नॉन रेडियो एक्टिव है, वो गायब होता रहेगा. In case of dead bodies of plants and animals, instead of remaining constant, the ratio between C14 and C12 changes continuously as C12 is non-radiative. आपको बताया, क्योंकि C14 तो रेडिएट हो रहा है, लेकिन C12 रेडिएट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो उनका रेशियो ऑब्वियसली चेंज होगा.
The time passed since the death of the plant or animal can be calculated by measuring the radioactivity of C14 and the ratio of C12 to C14 present in their body. समझा आप लोग को? जो मैं बताया वही निकला कि नहीं? इसीलिए अपने सर पे भरोसा करो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तुम पढ़ो, नोट्स बनाओ, लर्न करो, रिवाइज करो, गारंटी 90% अबव मारोगे बोर्ड पे, मैं गारंटी देता हूँ. एंड दिस इज कार्बन डेटिंग मेथड. लेकिन आपको मेरे हिसाब से चलना है, जो बोल रहा हो रिवाइज करो, जैसे मैं बोल रहा हूँ समझो, फिर उसको पॉइंट्स में उतार दो. वही तो है बोर्ड क्लास. टेक्स्ट बुक के कॉन्सेप्ट को समझो, टेक्स्ट बुक को रटो, मार्क्स लाओ, यही कहता है बोर्ड. ठीक, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन डेटिंग मेथड. ठीक, इट इज यूज्ड इन पैलियोंटोलॉजी. पैलियोंटोलॉजी क्या है क्लास? स्टडी ऑफ फॉसिल्स. एंड एंथ्रोपोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट. एंथ्रोपोलॉजी मतलब जब हम कल्चरल लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, मतलब कि वो पेंटिंग कितने साल पुराना है, ये जो चीज हमें मिली, आर्कियोलॉजिस्ट जो रहते हैं ना, जो पुराने खंडर वगैरह सर्च करते हैं, उनको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी. Once the age of fossils have determined by such degree, it becomes easy to deduce the information about other erstwhile organisms. It seems that vertebrates have been slowly from the invertebrates. तो यहाँ आप देख सकते हो, आपको कार्बन डेटिंग मेथड के बारे में दिया है कि कार्बन डेटिंग मेथड विलियर्ड लीबी ने खोजा था. किसने खोजा था? विलियर्ड लीबी ने खोजा था. और C14 एंड इट इज डेवलप्ड बाय विलियर्ड लीबी, एंड उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1960 में. और इसके बारे में उन्होंने रेडियंट कार्बन जर्नल में लिखा है. ये डायग्राम में आप देख सकते हो, सबके एरा के बारे में बताया है और कौन से एरा कब, क्योंकि जब हमने खुदाई की ना, तो सबसे पहले लेयर में हमें खरगोश और चिड़िया की हड्डियां मिली, तो हमें इससे पता चला ये सीनोज़ोइक एरा है और इसमें ये लोग आ चुके थे. हम लोग और अंदर गए तो हमें डायनासोर्स मिले, और अंदर गए तो क्रोकोडाइल मिले, और अंदर गए तो मछली मिली, और अंदर गए तो फिशेज, मतलब और छोटे ऑर्गेनिज्म मिले. तो इससे हमें पता क्या चला कि पहले स्टारफिश बना होगा, फिर उससे फिश बना होगा, उससे क्रोकोडाइल बना होगा, फिर क्रोकोडाइल से डायनासोर बना होगा, फिर डायनासोर से रेप्टाइल्स बने होंगे, और फिर ह्यूमन बने होंगे. समझे कि नहीं क्लास? समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ? इससे पता चलता है कि हम कैसे इवॉल्व हुए हैं. चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं. नेक्स्ट, यहाँ तक आपने फोर्थ पढ़ लिया, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस. अब हम बात करेंगे कनेक्टिंग लिंक्स की. क्लास, कनेक्टिंग लिंक्स भी एक एविडेंस है. कनेक्टिंग लिंक्स मतलब क्या होता है, मैं बताता हूँ. कनेक्टिंग लिंक्स मतलब क्या होता है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म में दो अलग अलग ग्रुप के कैरेक्टर्स आ जाए, उसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक. जैसे यहाँ आपको 3 ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया है क्लास. पहला है डक बिल प्लेटिपस. इसका नाम याद कर लो, क्या है क्लास? डक बिल प्लेटिपस. अब इसके अंदर क्या खासियत थी क्लास? ये जो डक बिल प्लेटिपस था ना, ये क्या करता था, ये जो डक बिल प्लेटिपस है, ये मैमल था. एक क्या था क्लास? ये मैमल था. अब मैमल आप कैसे पता चल गए मैमल था? क्योंकि वो बच्चे को अपने दूध पिलाता था. और जो ऑर्गेनिज्म अपने बच्चे को, जब वो बच्चा पैदा करती है उसके बाद अपने बच्चे को दूध पिलाए, उसको हम मैमल्स कहते हैं. प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स. मैमरी ग्लैंड्स मतलब जहां से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, वो जो ग्लैंड्स होते हैं वो जिसमें हो वो मैमल्स होते हैं. तो डकबिल प्लेटिपस के पास वो था, इसलिए वो मैमल्स थे. लेकिन वो अंडा देती थी. समझ रहे हो कि नहीं? अंडा देती थी. अब ये अंडा देना किसका कैरेक्टर है? आप बोल सकते हो अब वी ह्यूमंस, हमारे पास मेमोरी ग्लैंड्स है, पर क्या हम अपने बच्चा, हम डायरेक्ट बेबी को बर्थ देते हैं ना, हम थोड़ी ना अंडा देते हैं. समझ रहे हो कि नहीं क्लास? वही बात. तो इसके पास रेप्टाइल्स मतलब क्या? जो अंडा देते हैं. और मैमल्स मतलब जिनके पास मेमोरी ग्लैंड है. मतलब इसके पास दो अलग अलग ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं? अब बताओ, है कि नहीं क्लास? है ना? तो ये कनेक्टिंग लिंक हुआ कि नहीं? तो लोगों का ये मानना है कि जो डकबिल प्लेटिपस था ये पहले रेप्टाइल्स था. रेप्टाइल्स मतलब ये अंडा ही देता था, लेकिन बाद में इसको कुछ ऐसी जरूरत पड़ी होगी, तो इनके फैमिली या फिर बोल सकते हैं इनके एरा ने इवोल्यूशन किया और इन्होंने अपने शरीर में खुद दूध देने का ग्लैंड बनवा लिया, या फिर खुद दूध देने का ग्लैंड बनवाया. इसीलिए हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक इनके पास दो, मतलब ये रेप्टाइल्स से ही इवॉल्व होकर मैमल्स बने हैं. ये प्रूफ देता है. एक और ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया जिसका नाम है पेरिपेटस क्लास. अब पेरिपेटस को बोला जाता है फाइलम एनिलिडा और फाइलम ऑर्थ्रोपोडा. ये सब जो तुम लोग बोल रहे हो ना, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, ये सब तुम लोग चैप्टर नंबर 6 में पढ़ोगे, एनिमल क्लासिफिकेशन. लेकिन अभी तुम्हें बस एक जिस्ट दे रहा हूँ, थोड़ा समझ लो. अब पेरिपेटस का क्या खासियत था क्लास कि ये एनिलिडा और ऑर्थ्रोपोड के बीच में कलेक्टिंग लिंक था. एनिलिडा मतलब वो ग्रुप बोल सकते हो जिसमें अर्थवर्म आते हैं. अर्थवर्म,
अर्थवर्म आते हैं, लीच आता है, लीच आपने देखा होगा, लीच आते हैं, ये सब एनिलिडा में आते हैं। और ऑर्थ्रोपोडा मतलब क्या, जिसमें कॉकरोच आते हैं, जिनके पास 8 पैर होता है। लेकिन अब आप सोचोगे कि क्या ऐसा था कि ये दोनों में कनेक्टिंग लिंक क्यों हुआ, तो समझो। ये जो ये जो होते हैं ना कॉकरोच वगैरह, इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, समझ रहे हो, और ये सांस भी ले सकते हैं क्योंकि इनके पास ट्रकियास प्रेजेंट रहते हैं। और जो एनिलिड्स होते हैं इनके ऊपर एक अलग सी चमड़ी रहती है, आप देखोगे थिन, उसको हम क्यूटिकाइल बोलते हैं, क्यूटिकाइल नाम की चमड़ी होती है। तो वो दोनों चीज इसमें थी। तो अब इसका तो दोनों चीज ऐसे थी, दो अलग अलग किंगडम के कैरेक्टर्स थे, इसीलिए इसको भी कनेक्टिंग लिंक बोल दिया गया। और तीसरा ऑर्गेनिज्म जो आपके कनेक्टिंग लिंक में बताया गया है वो है लंगफिश। अब लंग फिश की क्या खासियत है, आप नाम से ही पहचान सकते हो कि लंग फिश के अंदर लंग फिश ने ऐसा क्या किया जो वो कनेक्टिंग लिंक बन गया। अब इसका कारण ये था क्लास कि ये जो लंग फिश था ना, लंग फिश ये पानी में रहता था, तो ऑब्वियसली जो पानी में रहते हैं उसको हम फिश बोल सकते हो, फिश के कैटेगरी है। लेकिन इसके पास लंग्स है। आप जानते होगे, बचपन से आप सीनियर केजी से पढ़ते आ रहे हो कि फिश के पास लंग्स नहीं होता, फिश के पास गिल्स होता है। क्या होता है क्लास, फिश के पास गिल्स होता है, लेकिन इसके पास लंग्स था। और लंग्स किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, मैमल की। तो लोग या मानते थे, या साइंस की दुनिया ऐसी मानती है, या फिर जिसने ये थियोरी दी उसका ऐसा मानना था कि पहले ये फिश फिश थी, लेकिन जब इसको ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम आया तब इसने अपने अंदर लंग्स भी अडॉप्ट कर लिया, इसलिए आज ये लंग फिश हो गई। मतलब ये रेप्टाइल से मैमल्स के ऑर्गेनिज्म को ले ली। तो दो अलग अलग ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक एक ही ऑर्गेनिज्म में, इसे लंग फिश को भी कनेक्टिंग लिंक बोल दिया गया। तीनों कनेक्टिंग लिंक के एग्जाम्पल आपको समझे क्लास, पक्का? क्या क्या है समझ में आया आपको, क्या क्या है? पेरिपेटस है, लंगफिश है, और ब्लैक बिल प्लेटिपस है। एक और कनेक्टिंग लिंक है, वो आपके लिए सरप्राइज है, वो हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन फर्स्ट चैप्टर में ये तीन ही आपको, ये तीनों को आपको यहाँ रीड करना है, आप अपने आप समझ जाओगे। छठवां एविडेंस है जो बहुत छोटा सा है, और उसका नाम है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियो मतलब जब कोई बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसकी जो स्टेजेस होती है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। जब तक बच्चा बेबी नहीं बन जाता उसको हम क्या बोलते हैं क्लास, एम्ब्रियो। और यहाँ आप देख सकते हो, ये जो डायग्राम में आप समझ जाओगे, ये डायग्राम है, ये डायग्राम में आप क्या देख सकते हो क्लास, डायग्राम में आप देख सकते हो कि अब जो फिश, सैलमेंडर, टॉर्टोइस, चिकन, पीक, काऊ, रैबिट मैन, जब ये लोग 9 महीने के बाद थर्ड स्टेज में ये लोग अलग अलग दिखने लगते हैं। सेकंड स्टेज में भी चलो मान लो अलग अलग दिखे, लेकिन फर्स्ट स्टेज में सब एक ही जैसे दिख रहे हैं, सबका इनिशियल स्टेज सेम है। इसका मतलब क्या है, अगर सबका इनिशियल स्टेज सेम है, सब में अंदर कुछ सिमिलरिटी है, तो इसका मतलब यही निकलता है कि ये सारे एक ही ऑर्गेनिज्म से निकले हैं, ये सारे एक ही ऑर्गेनिजम्स के बनाए हुए हैं। तो मतलब इन सबके पूर्वज एक ही है, इसीलिए उन पूर्वज की में कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। समझा आपको क्लास, पक्का? समझे 6 के 6 एविडेंस। मैं एक और लास्ट में फोर्थ लेक्चर में जब थोड़ा टाइम बचेगा तो मैं सब रिवाइज कर दूंगा, लेकिन अभी आपको याद रखना है, पहला मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे बेस्ड था, दूसरा एनाटॉमिकल जो इंटरनल स्ट्रक्चर में, तीसरा वेस्टिजियल ऑर्गन, चौथा पैलिएंटोलॉजिकल, पांचवा कनेक्टिंग लिंक, और छठवां एम्ब्रियोलॉजिकल। ये 6 ही एविडेंस थे जिसको साइंटिस्ट ने दिया, और आज उसका थियोरी ऑफ इवोल्यूशन प्रूफ हो गया। तो इवोल्यूशन हमारा हुआ है, या इवोल्यूशन दुनिया में होता है, या फिर इवोल्यूशन हुआ था, या फिर इवोल्यूशन होगा, ये सब का प्रूफ ये 6 एविडेंस ने दे दिया था। और तब से पूरे साइंस के वर्ल्ड में एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम पड़ा इवोल्यूशन। आपको समझा, पक्का? यहाँ हमारे इवोल्यूशन का पार्ट खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डार्विन्स थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मैं आपको शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, फिर ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसलिए मैं इसको रीड करके भी आपको समझाऊँ, पहले शॉर्ट में समझ लो। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। क्या नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या, प्राकृतिक चुनाव। नेचुरल सिलेक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक चुनाव। मतलब प्रकृति उन चीजों, उन ऑर्गेनिज्म को चुनता है जो इस धरती पर रहने के काबिल है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक बाप के 2 बेटी, दोनों को पूरी जायदाद चाहिए, तो बाप दोनों का टेस्ट लेता है, जो टेस्ट में पास हुआ उसको पूरी जायदाद, जो नहीं हुआ उसको कुछ नहीं। सेम ही 2 ऑर्गेनिजम्स हुए, प्रकृति देख रहा है अब दोनों में से मैं किसको रखूं, प्रकृति मतलब नेचर, दोनों में से किसको रखूं,
तो तूफान आती है, बारिश आती है, बाढ़ आती है, ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, जो भी होता है प्रकृति करता है, प्रकृति द्वारा होता है, सब कुछ नेचर करता है, लेकिन बाद में वो दोनों में से जो जिंदा बचता है वही अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकता है, और जो मर जाता है उसकी पीढ़ी में ही खत्म हो जाती है। इसी को ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके क्लास, लेट्स स्टार्ट. Charles Darwin had collected innumerable specimens of plants and animals, and depending upon the observation of those specimens, he published the theory of natural selection, which preaches the survival of the fittest. Preaches the survival of the fittest. Underline करो, मतलब उनकी थियोरी जो थी नेचुरल सिलेक्शन, उसका एक ही अर्थ था कि कौन, उसका क्या, उसका एक ही अर्थ था कि जो धरती पे रहने के लिए ठीक है, जो सारे चीजों को लड़ के आगे निकल सकता है, वो इस धरती पे रह सकता है, जो इस धरती को झेल सकता है, वो इस धरती पर रह सकता है. For this purpose Darwin had published a book entitled Origin of Species. तो ये इसके बारे में उन्होंने क्या लिखा, Origin of Species एक बुक में लिखा. While explaining the concept, Darwin says that all the organisms produce prolifically. मतलब सारे जो organisms है वो अंधाधुंध, मतलब कैसे बोलते हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि ज्यादा नंबर में रिप्रोडक्शन करते हैं, कि मतलब वो लोग एक दो नहीं ऐसे, मतलब मतलब जो बोलते हैं ज्यादा बच्चे देते हैं. और ऑल द ऑर्गेनिज्म कम्पीट विद ईच अदर इन लाइफ थ्रेटनिंग मैनर. मतलब एकदम खतरनाक तरीके से सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लड़ते हैं कि मैं इस धरती पे रहूंगा, मैं इस धरती पे रहूंगा. उनकी अपनी लैंग्वेज होती है. इन दिस कॉम्पिटिशन ओनली दोज ऑर्गेनिज्म sustain we show the modification essential for winning the competition. तो मतलब इस कंपटीशन को जीतने के लिए वही ऑर्गेनिजम्स या फिर इस कंपटीशन को वही ऑर्गेनिज्म जीतते हैं जो मॉडिफिकेशन दिखा सकते हैं, इस अपने आप को प्रकृति के नजर से बदल सकते हैं, मतलब अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, वही जीतते हैं. However, beside this, natural selection also plays important role because nature selects only those organs which are fit to live and the rest fails. मतलब नेचर भी सिलेक्ट करता है कि हाँ ये ऑर्गेनिजम्स एडजस्ट कर सकता है अपने आप को, गर्मी ठंडी वगैरह, तो ये रह सकता है, और जो नहीं वो पेरिश, मतलब वो खत्म हो जाते हैं. Sustaining and selected organisms can perform production and thereby giving rise to the new species in their own specific characters. Darwin's theory of natural selection was widely accepted for long duration. However, some objections were raised against this theory. Some of the main objections are. तो मतलब इन लोग लड़े और बाद में लाइफ थ्रेटनिंग मैनर में रह पाए, लेकिन कुछ मेन ऑब्जेक्शंस थे जिसके वजह से इनकी थियोरी पे खतरा उठा था. इनकी थियोरी आपको समझा, मतलब वो एक टाइम से ये बताना चाहते हैं कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन बहुत करते हैं, मतलब उनके ढेर सारे बच्चे होते हैं. अब ये बच्चे अपने में ही कंपटीशन करते हैं कि मैं रहूंगा, मैं जीऊंगा, मैं ये करूंगा, तो उन लोग लड़ते हैं, और जो मॉडिफिकेशन दिखाता है, मतलब जो अपने आप को एडजस्ट कर पाता है वो इस धरती पर रह पाता है, और जो रह जाता है वो आगे रिप्रोड्यूस करके अपनी अपनी या फिर अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ा सकता है. ये थी डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की, जहां नेचर सिलेक्ट करता है. लेकिन इस पे भी कुछ ऑब्जेक्शंस उठे थे, चलो देखते हैं वो क्या ऑब्जेक्शंस थे. नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली वन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन. तो लोग साइंटिस्ट लोग ने बोला, अगर डार्विन साहब आपको ऐसा लगता है कि इवोल्यूशन के पीछे आपका ये सिलेक्शन है, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करते हैं और अपने आप को इस धरती पर रहने के लिए इवोल्यूशन करते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, आपका एक ही थियरी से हम पूरे इवोल्यूशन को नहीं समझा सकते, ऐसे कुछ साइंटिस्ट ने बोला. दूसरे क्या साइंटिस्ट बोले कि डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन. और कुछ साइंटिस्ट बोले कि उन्होंने ये नहीं बताया कि ऑर्गेनिजम्स ने यूजफुल मॉडिफिकेशन किया कि यूजलेस मॉडिफिकेशन किया, और कैसे ये मॉडिफिकेशंस किया. देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड एब्रप्ट चेंजेस. और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि कौन सा मॉडिफिकेशन धीरे से हुआ और कौन सा मॉडिफिकेशन धीरे से होकर भी गलत हुआ. तो irrespective of this subject, Darwin's work on evolution has been an milestone. Milestone मतलब एक, आप बोल सकते हो एक जरिया बन गया या फिर एक सहारा मिल गया दूसरे साइंटिस्ट को कि हम इवोल्यूशन पे सोच सकते हैं. इतने ऑब्जेक्शन उठे, लेकिन उनका जो दिमाग था, उनकी जो थियरी थी, वो कहीं ना कहीं सही थी, और उसे आज तक पूरे विज्ञान क्षेत्र को मानना पड़ता है, और साइंस उनके ही थियरी के आजू बाजू घूमता है. इतना समझ लो, इवोल्यूशन में डार्विन का बहुत बड़ा रोल. समझा आपको उनकी ये थियरी. अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट थियरी जिसको दिया था जीन बैप्टिस्टी लमार्क, और दैट इज कॉल्ड एज
लमार्किज्म। ऊपर चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के बारे में दिया गया है, यहाँ लमार्क के बारे में है। इन दोनों साइंटिस्ट को हम ट्रिब्यूट देंगे हमारा ये पार्ट खत्म होने के बाद। तो लमार्किज्म में क्लास आपको ये बताता हूँ, लमार्किज्म का मतलब यही बताया गया था कि लमार्किज्म मतलब कि अगर कोई इंसान कोई चीज बार बार कर रहा है तो उसका वो चीज वैसे बन जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया गया, लेट्स स्टडी जीन पेप्सिडी लमार्क प्रोपोज्ड एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मतलब क्या क्लास? एक्सटर्नल चेंजेस occurring in living organisms are responsible for evolution, and the reason behind the morphological changes is activities or laziness of that organism. He called this concept as principle of use and disuse of organs. तो समझे क्लास? लमार्क साहब का ये मानना था कि आज जो भी आपने देखा, डार्विन का क्या मानना था? डार्विन साहब का क्या मानना था कि इवोल्यूशन हुआ क्योंकि उनके वो इवोल्यूशन हुआ क्योंकि लोग ऑर्गेनिज्म मॉडिफिकेशन करते हैं अपने जीने के लिए। लेकिन लमार्क साहब का ये मानना था कि जो इवोल्यूशन हुआ उसका कारण ये था कि उनके लेजीनेस और उनके यूज पर इवोल्यूशन हुआ। जैसे कोई इंसान है वो अगर उसकी पहली पीढ़ी अपना हाथ यूज ना करे, दूसरी पीढ़ी भी अपना हाथ यूज ना करे, तीसरी पीढ़ी भी अपना हाथ यूज ना करे, चौथी पीढ़ी भी अपना हाथ यूज ना करे, तो पांचवी पीढ़ी से उनका हाथ गायब हो जाएगा। ये किसकी थियरी थी? लमार्क की। और एक एग्जांपल, अगर समझ लो आप पहली थियरी में जोर से भाग रहे हो, आपको भागने की जरूरत पड़ी पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी जो आपकी आई वो भी भागती लगी, तीसरी पीढ़ी जो आपकी आई वो भी भागने लगी, भागती हुई मिली, और जो तो इससे क्या होगा, जो चौथी पीढ़ी आएगी ना आपकी, उसके टांग बहुत बड़े रहेंगे क्योंकि उन आपकी पीढ़ी को मालूम पड़ गया कि आपको भागने की जरूरत है। ये लमार्क की थियरी थी, लमार्क साहब की थियरी थी। अंडरलाइन कर लो, प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब पढ़ते हैं कुछ एग्जांपल। Further, he said that the neck of G-Rock has been too long due to browsing on leaves of tall plants by extending the neck for several generations. Similarly, shoulders of iron smith have become very strong due to frequent hammering movements. Wings of birds like ostrich and emu have become weak due to no use. Legs of birds like swan and duck have been useful for swimming due to living in water, and snakes have lost their legs by modification in body for burrowing habit. All these examples are types of acquired characters and are transferred from one to other generation. This is called as theory of inheritance of acquired characters or Lamarckism. समझा आपको लमार्किज्म थियरी क्लास? तो लमार्किज्म थियरी ये बोलती है कि जो जिराफ था उसकी पहली पीढ़ी में उसको ऑब्वियसली लंबा था ही वो, तो लेकिन उसको अब लंबा था तो उसको पेड़ों की पत्तियां खानी थी, तो उसने पहली पीढ़ी में उसने बहुत स्ट्रेच किया अपने गर्दन को, उसके दूसरी पीढ़ी ने भी बहुत स्ट्रेच किया अपने गर्दन को, तो तीसरी पीढ़ी से उनके गर्दन ही अपने आप बड़े आने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम पड़ गया था। तो यही जो उनकी हैबिट थी, कहीं ना कहीं इस हैबिट, इसी गर्दन को लंबा कर करके यूज करने की वजह से अब उनकी जो आने वाली पीढ़ी है उनके सबके गर्दन ही बड़े आते हैं। उन्होंने ये एग्जांपल दिया। दूसरा एग्जांपल दिया कि जो लोहा को तोड़ता है, लोहार, वो बार बार हथौड़ा को मारता है, तो उसकी पहली पीढ़ी में भी उसने मारा, दूसरी पीढ़ी में भी मारा, तीसरी पीढ़ी में भी मारा, तो उसका आने वाला जो फोर्थ जनरेशन था उसमें से उसके खानदान में जो भी पैदा होता था उसका जो शोल्डर था वो बहुत स्ट्रांग रहता था, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ गया कि उन्हें अब हथौड़ा ही तोड़ना है। ऐसे उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। तो आप समझ लो उनका ये थियरी था कि अगर कोई ऑर्गेनिजम्स अपने किसी ऑर्गन को छोड़ना चाहता है तो उसका अगर यूज वो 1 2 3 4 5 6 10 जनरेशन बंद कर दे तो 11वें जनरेशन से उसकी वो चीजें गायब हो जाएंगी, और अगर वो चीज को यूज कर रहा है तो 11वें जनरेशन से वो चीज ऐसी आने लगेगी जैसे वो चाहता है। ये किसकी थियरी थी क्लास? ये थियरी थी लमार्किज्म की। अब देखते हैं इनके थियरी पर कैसे कैसे कीचड़ उछाला गया, या फिर आप बोल सकते हो कीचड़ नहीं उछाला गया, ये सम्मानित पर्सन थे, तो आप बोल सकते हो कैसे कैसे इनकी थियरी पर लोगों ने रोक लगाया। Development of organism due to specific activity or their degeneration due to no use at all was widely accepted, but transfer of those characters from generation to generation was rejected because it had been verified many times that modification brought in us are not transferred to next generation, and thereby Lamarck theory was disproved. तो इन्होंने, तो साइंटिस्ट लोग क्या बोले या फिर पूरा साइंस समाज, विज्ञान समाज ने क्या बोला, इनकी जो थियरी है क्या कि अगर आप यूज कर रहे हो तो ऑर्गन ठीक से बनेगा, यूज नहीं कर रहे हो तो ऑर्गन वो गायब हो जाएगा, ये थियरी अब मानते हैं। लेकिन एक जगह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ये सारी चीजें ट्रांसफर होती हैं, ये हम नहीं मानते, और इसी की वजह से इनकी थियरी को डिस्प्रूव कर दिया गया था। समझे क्लास आप लोग?
पक्का द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर्स विच इट हैज एक्वायर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन, दिस इज कॉल्ड एज सेंसिटिविटी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। मतलब वो ऑर्गेनिजम्स अपने कैरेक्टर्स ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन वो अलग तरीके से, ऐसा किसने बोला, दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने। लेकिन इनकी थियोरी को आज भी हम सम्मान देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये थियोरी हमारे लिए यूजफुल थी। इतना समझा क्लास आपको? चार्ल्स डार्विन के बारे में देख लीजिए। दिस इंग्लिश मैन जो प्रपोज द थियोरी ऑफ एवोल्यूशन, ही शोड दैट ऑल द स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन gradually evolved over the period of thousands of years from common ancestor. He proposed the principle of natural selection is responsible for this evolution. तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, इनके बारे में क्या बताया गया है कि इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे और उन्होंने बताया कि क्यों इवोल्यूशन हुआ, कैसे इवोल्यूशन लिया और कैसे उन्होंने अपनी थ्योरी को सपोर्ट किया। जीन बैप्टिस्टी लमार्क, लमार्क प्रपोज दैट एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रिस्पांसिबल फॉर देयर इवोल्यूशन। इनका कारण क्या था कि जो लोग अपने कर्म करते हैं ये कर्म ही कहीं ना कहीं उनका इवोल्यूशन का कारण है। दिस फ्रेंच नेचुरलिस्ट, ये क्या थे, फ्रेंच नेचुरलिस्ट, proposed that each animal or plant undergoes some changes in its lifespan and those changes are transferred to the next generation and such changes occur in the next subsequent generations too. तो उनका ये मानना था जो चेंजेस इस जनरेशन में हुआ वही सेम चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन में होंगे। लेकिन ये थियरी को साइंटिस्ट ने गलत माना, बल्कि उनकी आधी थियरी जो थी कि जो अगर आप यूज़ करोगे तो ऑर्गन अच्छे से बनेंगे, मॉडिफाई होंगे, और आप नहीं यूज़ करोगे ऑर्गन गायब हो जाएंगे, फिर यूजलेस हो जाएंगे। ये थियरी को साइंटिस्ट ने माना, इसीलिए हम आज भी इन्हें सम्मान देते हैं। तो ये दो साइंटिस्ट की थियरी आप पढ़ लिए। यहाँ हमारा पार्ट 3 खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर which will be the last lecture of this chapter, we will study about the evolution, speciation and all these very nice concept. तो यहाँ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय क्लास। और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जानोगे जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक्स बढ़ेंगे, उतना मैं आपको और एनर्जेटिक होकर पढ़ाऊँगा और उतना ही आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो रिवाइज करते रहिए। ऑल द बेस्ट और पढ़ते रहिए।